वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS एकेडमी। आज हम अपने कोर्स नेम सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर क्लास 10 BS का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम हेडर फाइल को डिस्कस करेंगे, सी कैरेक्टर सेट को डिस्कस करेंगे, सी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर को डिस्कस करेंगे, रिजर्व वर्ड या की वर्ड को डिस्कस करेंगे और कमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरे जो 8 लेक्चर हैं वो अगर आपने नहीं सुने तो प्लीज़ आप उनको पहले सुन लें, क्योंकि ये जो सी लैंग्वेज के लेक्चर होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं और 10th क्लास की हमारे पास सी लैंग्वेज की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे जाकर ये सारे लेक्चर आप व्यू कर लें। आते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। सबसे पहले आती है हेडर फाइल। ये हमारे जो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले इसको डिफाइन करते हैं। हेडर फाइल आर द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन टू परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क। हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, उसके लिए इसके डेवलपर ने कुछ फंक्शन बना कर रख दिए हैं और हमने उस फंक्शन को जस्ट अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना है। उसको बनाना नहीं है, जस्ट उसको इस्तेमाल करना है। इन फंक्शन को उसने डिज़ाइन करके लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि सी की लाइब्रेरी है, वहाँ पे सारे जो बिल्ट इन फंक्शन है, मीन जो उससे बनाकर ऑलरेडी बनाकर रख दिए हैं उनको आप बिल्ट इन फंक्शन बोलते हो, वहाँ पे सारे पड़े हुए हैं। ठीक है। और उन्होंने उसको क्या रखा है, एक तरतीब में रखा है। छोटे छोटे बॉक्स जो सेम फंक्शन थे उनको एक ग्रुप में रख दिया, जो दूसरे फंक्शन थे से उनको दूसरे ग्रुप में, उससे छोटे छोटे क्या बना दिए, उसके ग्रुप बना दिए। और एक ग्रुप के अंदर क्या करती है, मल्टीपल फंक्शन रखती हैं। और कौन से फंक्शन रखते हैं जिनका फंक्शनैलिटी सेम है। और उस ग्रुप को आप क्या बोलते हो, हेडर फाइल बोलते हो। ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वाला कोड यूज़ करना है तो आप उसकी हेडर फाइल क्या करनी पड़ेगी, यूज़ के अपने प्रोग्राम में ऐड करनी पड़ेगी। इसका बेनिफिट स्टूडेंट ये हो गया कि हमारे पास कि अगर आप पूरी लाइब्रेरी उठाकर प्रोग्राम में लेकर आते हैं, ठीक है, उसमें कुछ फंक्शन यूज़ करते हैं कुछ यूज़ नहीं करते, तो आपके प्रोग्राम के अंदर वो फंक्शन भी आ जाते हैं जिनको आप यूज़ नहीं करते, जिससे आप प्रोग्राम का साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और जब प्रोग्राम का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में क्या लगाएगा, टाइम लगेगा। ठीक है। हैवी प्रोग्राम होगा, उसको डाउनलोड करना मुश्किल है, तो एफिशिएंट प्रोग्राम नहीं होगा। एफिशिएंट प्रोग्राम वही होता है कि जो जिसका साइज़ कम से कम हो। तो इसलिए उसने क्या कर दिया कि जो सिमिलर फंक्शन है उन्होंने उसके ग्रुप में रख दिया है। उन्होंने जब ग्रुप का मतलब है कि वो वाला ग्रुप ऐड करेंगे, जस्ट वो ग्रुप आएगा, पूरी लाइब्रेरी आप प्रोग्राम के अंदर नहीं आएगी। जिसको जो जो ग्रुप चाहिए वो वाली हेडर फाइल आपके प्रोग्राम में कर दे, ऐड कर दे। ठीक है। तो इसलिए आप हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में ऐड करेंगे तो तभी उस फंक्शन को यूज़ कर सकेंगे। अगर आप हेडर फाइल ऐड नहीं करेंगे तो अब आप उन फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इंशाल्लाह फंक्शन को जब हम बिल्ट इन फंक्शन पढ़ेंगे ना, कि हमारे पास जैसे प्रिंट एफ का फंक्शन है, स्कैन एफ का फंक्शन है, ये सारे कौन कौन सी हेडर फाइल के अंदर है, इंशाल्लाह उसके अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और हेडर फाइल को जो ऐड आपके प्रोग्राम के अंदर लाजमी ऐड करना पड़ता है, वरना उस फंक्शन को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। देयर आर मैनी हेडर फाइल फॉर डिफरेंट पर्पस। बहुत सारी, एक हेडर फाइल नहीं, एक से ज़्यादा हेडर फाइल है। ठीक है, क्योंकि पूरी लाइब्रेरी के अंदर क्या बना दिए, उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स बना दिए, तो इसलिए एक पार्ट नहीं है, पार्ट को हेडर फाइल बोलते हैं। और पार्ट के अंदर क्या रखे हैं, उसने फंक्शन रखे हैं। ईच हेडर फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। हर हेडर फाइल में क्या है, मुख्तलिफ प्री डिफाइंड फंक्शंस है। The header file must be included in the programming before calling it function। आपने उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है। ठीक है। तो आप उसकी जो हेडर फाइल है वो प्रोग्राम में ऐड करोगे, अदरवाइज आप उस फंक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैनी हेडर फाइल कैन बी इंक्लूडेड इन वन प्रोग्राम। आप सिर्फ एक हेडर फाइल नहीं है, आपको जितने भी फंक्शन यूज़ करने हैं उन तमाम की हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो आप एक से ज़्यादा हेडर फाइल भी ऐड कर सकते हो। और हेडर फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .h होती है। और अपने प्रोग्राम के अंदर अगर आपने हेडर फाइल ऐड करनी है तो आप ऐश इंक्लूड जो प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है उसकी मदद से अपने प्रोग्राम में करोगे, ऐड करोगे।
ठीक है। सिंटैक्स क्या होगा इसका, ये लिखा हुआ है हैश इंक्लूड, और आगे आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो एंगल ब्रैकेट के अंदर हेडर फाइल डॉट एच, जो हेडर फाइल है उसका नाम लिखेंगे और डॉट एच लगाएंगे। अगर आप एंगल ब्रैकेट नहीं लगाते तो हैश इंक्लूड के आगे डबल कोटेशन के अंदर भी हेडर फाइल का नाम लिखें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज हमारे पास एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है स्टूडियो, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टूडियो डॉट एच, इस तरह हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। स्टूडियो भी हेडर फाइल है, कोनियो भी हेडर फाइल है। स्टूडियो में प्रिंट एफ स्कैन एफ के फंक्शन पड़े हुए हैं, और कोनियो में गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट एस, इस तरह के फंक्शन पड़े हुए हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह इन हेडर फाइल जब हम फंक्शन डिस्कस करेंगे ना, तो उनके साथ उनकी हेडर फाइल को भी देखेंगे कि ये फंक्शन किस हेडर फाइल में है। तो हम फंक्शन का पर्पस भी देखेंगे और साथ उसकी हेडर फाइल का हमें पता होना ज़रूरी है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, इसके अंदर प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन है। अब ये फंक्शन का बने बनाए फंक्शन का फ़ायदा ये होगा कि हमें वो फंक्शन बनाने नहीं पड़ते। इंशाल्लाह जब हम फंक्शन वाले चैप्टर पे जाएंगे, जो फेडरल बोर्ड है उनके अंदर तो ये सिलेबस नहीं ऐड किया गया, लेकिन जो पिंडी बोर्ड है, ठीक है, इसके अलावा बाकी जो स्टूडेंट है उनके अंदर वो अपने फंक्शन भी बनाते हैं। तो वो भी देखेंगे हम अपने फंक्शन कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे कि उनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसने कुछ फंक्शन के कर दिए, बना कर रख दिए हैं, और रखे कहाँ पड़े हुए हैं, हेडर फाइल के अंदर। ठीक है। और लाइब्रेरी के अंदर पड़े हुए हैं, और लाइब्रेरी के छोटे छोटे पार्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है। और उन पार्ट्स को आप क्या बोलते हैं, हेडर फाइल बोलते हैं। मुख्तलिफ हेडर फाइल में थोड़ी सी कुछ हेडर फाइल में आपको बात दिखा रहा हूँ। ठीक है। हेडर फाइल्स है, ये सी की पूरी लाइब्रेरी आप समझ लें। ठीक है। इसके अंदर स्टूडियो डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसके अंदर प्रिंट एफ और स्कैन एफ दो फंक्शन पड़े हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा जो मैथ्स डॉट एच है, ठीक है, इसमें स्क्वायर रूट अगर आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे। कास फाइंड करना है तो ये फंक्शन, जो साइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, इस तरह के और फंक्शन भी हैं, तो ये वाले फंक्शन मैथ्स डॉट एच के अंदर है। अगर आपने लोगों ने कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट, कोनियो स्टैंड फॉर कंसोल, CON कंसोल, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, इसके अंदर क्लियर स्क्रीन है, CLR SCR शॉर्ट फॉर्म में, गेट CH AR, गेट CH, गेट S, ये जो फंक्शन है ये किस में रखेंगे, कोनियो डॉट एच के अंदर। इस तरह देखें सी टाइप डॉट एच, इसके अंदर इज अल्फा इज डिजिट, ये फंक्शन है, इसको भी देखेंगे। और स्टूडियो बूल डॉट एच, इसके अंदर बूलियन फंक्शन है जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होता है। तो ये कुछ और एडर फाइल हैं जो सी की मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इनके अंदर ये फंक्शन पड़े हुए हैं। तो इसलिए हम ज़्यादातर प्रिंट एफ स्कैन एफ का यूज़ करते हैं। तो इसलिए स्टूडियो को आपने हर प्रोग्राम के अंदर ऐड करना है, क्योंकि प्रिंट एफ की मदद से प्रोग्राम आपका मीन आपको कोई ना कोई मैसेज स्क्रीन पे शो करवाना ही करवाना होता है। इसलिए प्रिंट एफ तो आपने यूज़ करना ही करना है, इसलिए आपको अपने प्रोग्राम के अंदर स्टूडियो को ऐड करना लाजमी होगा। ठीक है। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि आप प्रोग्राम जब स्टार्ट करेंगे तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिंपल आप हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, आगे नीचे मेन फंक्शन वाइड मेन, आगे ब्रैकेट मेन, उसकी बॉडी के अंदर कुछ थोड़ा बहुत आप लिख दें। तो ये चीज़ें तो आपने हर प्रोग्राम में लिखनी है, तो ये आपने स्टार्ट में लिख देनी है और इसके कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद आती है सी लैंग्वेज का जो करेक्टर सेट है। हमारे पास जो सी लैंग्वेज है इसका जो करेक्टर सेट है वो डिफाइन है। उसमें तीन चीज़ें आती हैं, एक आती हैं लेटर, एक आते हैं डिजिट, एक आते हैं स्पेशल करेक्टर। लेटर में आते हैं जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, उसको आप लेटर बोलते हो। इसमें दो तरह के अल्फ़ाबेट्स आते हैं, एक जो कैपिटल अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z कैपिटल है, इसको अपर केस लेटर बोलेंगे, और जो स्मॉल A से Z तक जो लेटर है इसको लोअर केस लेटर बोलेंगे। और लेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आती है। तो इसकी दो टाइप्स है, अपर केस और लोअर केस। वैसे हम अपर केस लोअर केस को एक ही यूज़ करते हैं, लेकिन सी के अंदर अपर केस की मीनिंग अलग है और लोअर केस मीनिंग अलग है। उसके लिए हम अपर केस का लफ्ज़ यूज़ करेंगे और लोअर केस का नाम यूज़ करेंगे। इसके लिए कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट का नाम यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो डिजिट है, डिजिट के अंदर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट है वो आती हैं। और स्पेशल सिंबल के अंदर जितने भी सिंबल हैं वो सारे आ जाते हैं। जैसे देखिए हैश, इसको क्या बोलते हैं, हमारे पास देखें एक साइन है ये वाला, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। हैश को आप नंबर साइन बोलते हैं। इसको ये जो परसेंट साइन है इसको परसेंट साइन बोलते हैं। इसको एम्पर साइन बोलते हैं। इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। इसको लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस बोलते हैं। इसको ये जो स्लैश जो
पीछे की तरफ है इसको बैक स्लैश बोलते हैं, और जो आगे की तरफ है इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। ठीक है, जिसका मुंह आगे की तरफ हो टॉप से देखना है, जिसका टॉप से बैक की तरफ झुकी हुई हो उसको बैक स्लैश बोलेंगे, और जो आगे की तरफ झुकी हुई है वो उसको फॉरवर्ड स्लैश बोलेंगे। इसको लेफ्ट ब्रैकेट एंड राइट ब्रैकेट बोलेंगे, इनको आप ब्रैकेट बोलेंगे, इनको आप पैराथीसिस बोलेंगे, और इसको आप ब्रेसेस बोलेंगे। ठीक है, ये जो है ना ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं या ब्रेसेस बोलते हैं, ये हमारे पास होता है। इसको दो नुक्ते होंगे तो उसको कॉलन बोलेंगे, एक नुक्ता एक कामा होगा इसको सेमी कॉलन बोलेंगे। ठीक है, दोनों नुक्ते हैं तो कॉलन, एक कॉमा एक नुक्ता तो उसको सेमी कॉलन, और इसको क्या बोलेंगे, डबल कोटेशन। क्या बोलेंगे इसको, कोटेशन मार्क्स यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कैरेक्टर है, और भी कैरेक्टर सिंबल्स हैं। तो सी कैरेक्टर सेट का जो सिंबल है तो हमारे पास उसमें ये वाले मुख्तलिफ सिंबल यूज होते हैं। ये था हमारे पास सी का करेक्टर सेट। अब आ जाते हैं रिजर्व वर्ड या की वर्ड। रिजर्व वर्ड आर अ की वर्ड आर अ दोज वर्ड विच हैज प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पसेस। सी के अंदर जितने भी डिफाइंड वर्ड हैं जिनको ऑलरेडी एक खास काम के लिए डिफाइन कर दिया गया उसको आप रिजर्व वर्ड कहते हैं या की वर्ड बोलते हैं। द पर्पज ऑफ रिजर्व वर्ड आर डिफाइंड बाय डेवलपर ऑफ लैंग्वेज। जिस बंदे ने लैंग्वेज बनाई है उसके पर्पज आपने उस बंदे ने डिफाइन कर दिया है। आप ये वाला नेम जो डेवलपर ने रखा है वो नेम किसी और चीज़ का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो सिर्फ उस, आप सपोज किसी मेमोरी लोकेशन का नाम रखना चाहते हैं तो आप लोगों ने रिजर्व वर्ड में से मेमोरी लोकेशन का नाम नहीं रखना। ये सोचिए, अगर वो नाम मेमोरी लोकेशन वो नाम अगर रखोगे तो वो उसको कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट कैन बी यूज ओनली फॉर दोज पर्पज फॉर इच डिफाइन एंड कैन नॉट बी रीडिफाइंड बाय यूजर। इसको हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये डिफाइन, जैसे अल्लाह, अल्लाह एक नेम है, ये ख़ास हस्ती के लिए रिज़र्व हो चुके हैं। अब हम इस अल्लाह को किसी बंदे का नाम नहीं रख सकते क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि ये ख़ास नाम है और ये अल्लाह के लिए यूज़ हो सकता है। इसके अलावा किसी और बंदे के लिए या पर्सन के लिए हम अल्लाह का नाम नहीं रख सकते। द रिजर्व वर्ड आर रिटन इन लोअर केस। ये आपने ध्यान रख सकते, जितने भी रिजर्व वर्ड होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, लोअर केस में लिखे जाए। इनको आप अपर केस में लिखोगे तो वो रिजर्व वर्ड नहीं रहेंगे। मुख्तलिफ जैसे इफ़ है, एल्स है, स्विच है, केस है, डिफ़ॉल्ट है, इंट है, फ्लोट है, चार है, लॉन्ग है, फार, वाइल, डू, कास्ट, गो टू, वाइड, इस तरह हम और भी पढ़ेंगे। तो ये सारे कौन सी हैं, रिजर्व वर्ड है। ठीक है, और इन्हीं को आप की वर्ड भी कहते हैं। इसके बाद सी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट इज द इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ सम एक्शन given to computer to perform a sum action. It is include expression, assignment, control flow and loops. ठीक है, ये स्टेटमेंट होती है जो कंप्यूटर को हम देते हैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है, असाइनमेंट भी हो सकती है, इफ एल्स, कंट्रोल फ्लो भी हो सकती है, और लूप भी बेसिकली क्या है, एक स्टेटमेंट ही है। स्टेटमेंट सी के अंदर आप स्टेटमेंट को किससे एंड करेंगे, सेमी कॉलन से। जहाँ सेमी कॉलन होगा वहां पे हमारी क्या होगी, सी की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आप लाइन को स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, आप बेसिकली बोलेंगे जहाँ पे सेमी कॉलन लगे होंगे वो क्या होगी, सी की स्टेटमेंट वहां पे क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो इसलिए हर स्टेटमेंट के आखिर में सेमी कॉलन लगाने मस्ट है। इट इज यूज एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट। इफ सेमीकोलन इज नॉट यूज एट द एंड ऑफ सी स्टेटमेंट, सी कंपाइलर जनरेट द सिंटैक्स एरर। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी वो जो कंपाइलर है वो आपके पास क्या दे देगा, आपको एरर दे देगा। उम्मीद करता हूँ आज अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं कमेंट्स। कमेंट्स आर द यूज टू प्रोवाइड एडिशनल यूज फॉर इंफॉर्मेशन इन अ सी प्रोग्रामिंग। सो द प्रोग्राम, ये हमारा लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया तो स्टूडेंट बस इसको, ये कुछ मेन टॉपिक थे जो आपके साथ मैंने डिस्कस करने थे। कमेंट्स हमारे पास यूज़ होती हैं कि अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहें तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते, जिस जस्ट प्रोग्राम की
रीडबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाती हैं। पर्पस अगर आपने लिखना है कि जैसे प्रिंट एफ है, ये किस लिए यूज़ किया, तो आप अपनी राय दे सकते हो उसके अंदर। इट इज़ अनएग्जीक्यूटेबल कोड हेल्प डिबगिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम। हमारे पास दो तरह के तरीके हैं कमेंट्स देने के। एक होती हैं सिंगल लाइन कमेंट्स जो एक लाइन पे दिए जा सकते हैं, वो एक लाइन पे ही होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट दे देंगे, इसका एंडिंग पॉइंट वो जो पूरी लाइन है वो क्या कराएगी, कमेंट कराएगी। ठीक है। तो एक होती है अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी एक लाइन पे नहीं देना, हमने कमेंट्स को मल्टीपल, एक बड़ा कमेंट्स है वो एक लाइन पे पूरा नहीं आ रहा, या हम चाहते हैं उसको दो तीन लाइनों पे दें, तो उसके लिए आप मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करेंगे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी देंगे, उसका एंडिंग पॉइंट भी देंगे। सिंगल लाइन के अंदर जैसे आपने स्टार्टिंग पॉइंट दे देना है, एंडिंग पॉइंट आपने इसको देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लाइन पूरी क्या हो जाएगी, कमेंट हो जाएगी। ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट्स अगर आपने देना है तो वहाँ पे आपने डबल फॉरवर्ड स्लैश यू लगानी है। फॉरवर्ड स्लैश जब आप लगाएंगे उसके बाद जो भी लिखेंगे उस लाइन के आखिर तक क्या हो जाएगा, कमेंट्स हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरह जो मल्टी लाइन देना चाहते हैं इसके लिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी देंगे, इसका एंडिंग पॉइंट भी देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फॉरवर्ड स्लैश और स्टार लगाएंगे, और एंडिंग के लिए आप स्टार और फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। इन दोनों के दरमियान जो चीज़ भी होगी वो कमेंट होगी। अगर आपको इसको एक लाइन पे लिखो, 10 लाइनों पे लिखो, मीन के ये कंपाइलर क्या करेगा, फॉरवर्ड स्लैश स्टार से स्टार्ट करेगा और स्टार और फॉरवर्ड स्लैश तक जो भी चीज़ लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। बेशक प्रोग्राम में लिखी हुई, लेकिन वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। तो इसीलिए जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो किसी चीज़ को अगर आपने ना चलाना हो ना, तो उसके पीछे क्या डाल दें, फॉरवर्ड स्लैश डाल दें, या इसको सिंगल लाइन कमेंट्स बोल देंगे, और इसको हम क्या बोल देंगे, मल्टी लाइन कमेंट्स। तो इस तरह अब हम सी के अंदर कह सकते हैं कमेंट्स भी दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आपको सलूशन आपकी तरफ सेंड करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।